नमस्ते, दिस इज मितुल एंड यू आर वाचिंग स्टोरी प्लैनेट। आज की कहानी जो है वो काफ़ी स्पेशल है। एक ऐसी कहानी जो ना ही कभी आपने सुनी होगी, ना कभी आपने देखी होगी। इस कहानी में जो भी चीज़ें मेंशन की है, वो कहीं ना कहीं एक काल्पनिक है, कहीं ना कहीं एक दावा है। या तो पूरा सच है या तो पूरा झूठ। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल टू डिटेल मैं आपको समझा सकूं कि इस कहानी में जो भी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो भी बात जो डिटेल है कि क्यों इस कहानी में जो मेन किरदार है, वो क्यों इस रोल में जाता है, वो क्यों इस तरह की चीज़ें करता है, क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या ऐसी बात हो गई कि वो इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में शुरू करता है। बात है 1943 और 1945। ये चीज़ें जो थी वो है फ्रांस में हुई। उस टाइम पे 39 से लेकर 45 तक, 1939 से 45 तक फ्रांस और इटली के बीच वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। और एक साइड, दूसरी ओर उसकी ऑपोजिट यूनाइटेड किंगडम, और उसके दूसरी ओर जो जर्मनी, वो एक दूसरे के साथ भिड़ चुके थे। इस दौरान फ्रांस के अंदर कई ऐसी चीज़ें होने लगी जो गलत थी, जैसे कि बारूद, बम, बंदूकें ब्लैक में उसकी डील होने लगी। लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के उस चीज़ों उन चीज़ों को बिना रजिस्ट्रेशन के बेच देना, ये सब चीज़ें वर्ल्ड वॉर टू में होने लगी। राशन खत्म हो जाना, लोगों का ऐसे ही मर जाना, सिविलियंस का जीना हराम हो गया था। ऐसे वक्त में 42 से लेके 45 के बीच एक फैमिली है, उसकी मैं आज बात करूँगा। इस फैमिली में एक सोल्जर है जो फ्रांस की ओर से फाइट करता है। उसका नाम क्रिस्टियानो है। क्रिस्टियानो जो है एक मिलिट्री मैन है। उसका 10 साल का बेटा जोसेफ और उसकी बीवी मरीना। इस तरह वो 3 लोग एक फैमिली में है। क्रिस्टियानो जो है वो काफ़ी टाइम अपना मिलिट्री बेस में ही बिताता है। काफ़ी वक्त से वो मिलिट्री में है। ऐसा कहूँ कि उसकी जर्नी की शुरुआती दौर से ही वो मिलिट्री में है। उसका बेटा जोसेफ जो 10 साल का है, लेकिन उसके बेटे को बहुत गर्व है कि उसके पिता सोल्जर में, उसे नाज है। वो भी बड़ा होकर सोल्जर बनना चाहता है। ये एक उसका नज़रिया था। उस बीच 43 से 45 के बीच वर्ल्ड वॉर टू में क्रिस्टियानो को गोली लग जाती है सिर पे और वो शहीद हो जाता है। जब क्रिस्टियानो की डेथ होती है और उसकी बॉडी जब घर आती है, उसे देख के जोसेफ जो है वो बहुत उदास हो जाता है। वो नर्वस हो जाता है। वो सोच नहीं पाता कि अब मैं क्या बोलूँ। उसकी जो सपने थे कि उसे सोल्जर बनना है, उसे देश की रक्षा करनी है, उस पे सवाल उठने लगे कि आखिर वो ऐसा सोच रहा था कि देश ने मेरे पिता को क्यों नहीं बचाया, मेरे पिता को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। ऐसा वो
सोचने लगा, क्यों कोई आगे आके मेरे पिता को बचा ना सका। खैर, इस चीज के बाद जोसेफ जो है वो पूरी तरह नर्वस हो जाता है। एक्चुअल में वो डिप्रेशन में चला जाता है। मरीना जो है उसे संभालती है, उसकी केयर करती है। आखिर पिता गुजर गए, जिसके ऊपर उसे नाज था, और आज वो उसके बीच नहीं है। ये सिलसिला चलता रहा। जैसे जैसे टाइम गया जोसेफ बड़ा होता गया, लेकिन दिमागी हालत उसकी और बिगड़ती गई। जोसेफ जो है वो ज्यादा सोच नहीं सकता था, बिल्कुल मासूम सा बैठा रहता था। वो स्कूल तक नहीं जा पाता था। और ऐसे करते 7 साल बीत जाते, और वो 17 और 18 का हो जाता है। यानी कि 17-18वां साल है। इस दौरान वो 17-18 का साल का, यानी कि वो एक एडल्ट, और कुछ दवाइयाँ जो है उस पर इफेक्ट कर रही थी, और धीरे धीरे वो डिप्रेशन से बाहर आ रहा था। उसी बीच एक चीज जो है वो उसके दिमाग में घर कर जाती है, कि उसके पिता को किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो वो बदला लेगा। उसके दिमाग में अब ऐसी सोच है, उसके पिता का बदला अब वो देश के लोगों को मार के लेगा। ऐसी सोच जोसेफ की थी। यानी कि अब वो साइको हो चुका था, लेकिन ये बात सिर्फ उसके अंदर थी। उसने बाहर किसी को ये बात नहीं बताई थी कि अब वो एक साइको है। उसकी माँ तक को पता नहीं था, मरीना को ये बात पता नहीं थी कि जोसेफ ऐसा सोचता है। ये एक तरह का उल्टा रिवर्स हो गया। वो मिलिट्री में जाना चाहता था, उसके बजाय अब वो ऐसी सोच रखने लगा कि डिप्रेशन में से बाहर आके वो एक आतंकी सोच रख रहा था। एक ऐसी सोच जो मेरे ख्याल से बिल्कुल बेबुनियाद, एक घटिया सोच, कि अब वो लोगों को, इसके लिए लोगों को मारेगा, चाहे जो भी हो। इफ एनी कॉज दे विल किल एनीबडी, कोई भी हो। एक दिन वो रास्ते में जाता है, और सामने से एक लेडी आती है। वो लेडी को कहता है कि मेरी माँ की तबीयत बिगड़ चुकी है, और वो पिछली वाली गली में पड़ी हुई है, तो आप आइए और मुझे हेल्प कीजिए। उन्हें अस्पताल ले जाते। रात का टाइम था, पॉपुलेशन कम थी, ज़्यादा कोई बाहर उस वक्त था नहीं, क्योंकि 1951-52 का दौर था। वो लेडी जो है वो सच मान लेती है, और पिछली वाली गली में वो जाती है जोसेफ के साथ। वहीं पे जोसेफ अपना बैग खोलता है, उसमें से हैमर निकालता है, हथौड़ी, और जोरदार वार करता है उस लेडी के सिर पर। उसके एक ही वार से वो लेडी वहीं पे मर जाती है। लेकिन जोसेफ जो है वो इन सब चीज़ों में सीख चुका था। दरअसल उसने एक किताब अपने पास रखी थी, कि हाउ टू गेट डेथ इन इजी वे, ताकि वो सब चीज़ें सीख कर लोगों पे वो अप्लाई कर सके। तो उसने ये हैमर वाला चीज़ उस लेडी पे अप्लाई किया, जो कि वो साइको था, इसलिए दिमागी तौर पे वो बिल्कुल ज़ीरो था।
करीबन 6 से 7 मिनट तक वो वहीं पे बैठता है कि वापस वो होश में ना आ जाए। उसे ऐसा भी डर नहीं था कि कोई अगर आएगा, उसे देखेगा इस हालत में, वो शक करेगा, क्योंकि एक कोने में था, रात का टाइम था। कंफर्म कर लेता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। वहाँ से वो भाग जाता है। घर आके हैमर को छुपा देता है उसके घर के पास जो गार्डन था, उसी के अंदर, और वो घर में आके सो जाता है। किसी को कुछ पता नहीं, मरीना को भी कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मरीना को वो झूठ बोलता है कि वो टहलने निकला है। दरअसल उसका मकसद ये था। दूसरे दिन वहाँ की लोकल न्यूज़ में ये चीज़ आती है, जो कि सीसीटीवी कैमरा और ऐसी सब चीज़ें उस टाइम नहीं थी, और एक छोटा टाउन था कि एक लेडी की मिस्टीरियस मर्डर हुआ है। पुलिस को कुछ नहीं मिलता सिवाय एक बॉडी के। उसके आसपास कुछ भी नहीं था। इस चीज़ से, इस इंसिडेंट से, मतलब 1 महीना बीत जाता है, और एक महीने के बाद जोसेफ जो है वो अपने आप को कॉन्फिडेंशियल फील करता है। अपने आप को एक ऐसी दृष्टि से देखता है कि वो एक प्रोफेशनल किलर है। वो अब चाहे इतने मर्डर कर सकता है, क्योंकि वो अब कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। वो कभी भी किसी के हाथ में नहीं आएगा, और इसी चीज़ को वो अपना हथियार बना लेता है कि वो कभी किसी के हाथ नहीं आएगा। एक मिलिट्री मैन, एक सोल्जर का बेटा आज एक साइको है और ऐसी चीज़ करेगा, ये कौन ही सोचेगा। तो कोई डाउट करने वाली बात भी नहीं है। 1 महीने बाद फिर जोसेफ यही टेक्निक यूज़ करता है, लेकिन इस बार वो तरीका अलग ढूँढता है। एक 15 साल का लड़का है जो उसी के ठीक पीछे वाली गली में रहता है, जो कि वहाँ पे बगीचा है जहाँ पे सीसो है वगैरह है, झूला है, वहाँ पे खेल रहा होता है। और उससे वो कहता है कि मैं तुम्हें ढेर सारी टॉफ़ी दूँगा अगर तुम मेरा एक काम करोगे। वो मान जाता है लड़का, और कहता है कि क्या करना है? तो बोलता है कि मेरे साथ चलो। तो वो उसको अपने साथ ले जाता है। जोसेफ उसे मना लेता है। बच्चा है, ज़्यादा सोच भी नहीं रहा था, वो क्या ही सोचेगा। जोसेफ उसे कोने में ले जाता है जहाँ पे कोई नहीं था, और उसका गला दबा के उसे मौत के भीतर उतार देता है। उस लड़के की वो मौत उसी पल हो जाती है, जो सिर्फ 15 साल का है। ये जोसेफ का दूसरा मर्डर था, जो 1 महीने बाद उसने किया। इसके बाद जोसेफ अपने आप को और कॉन्फिडेंट फील करने लगा। उसे लगा कि अब उसके कंपटीशन में कोई नहीं है। अब उसके अलावा कोई भी नहीं है। मतलब वो चाहे उतने मर्डर कर सकता है। अब उसे कोई पकड़ नहीं सकता। उसके अंदर इतना पावर, इतना कॉन्फिडेंट आ गया था। खैर, उसे कहीं से एक बात पता चलती है कि फ्रांस के अंदर ब्लैक में बंदूकें मिल रही है, बिना रजिस्ट्रेशन वाली, और उसके साथ गोलियां भी मिलती है। उसको लगा कि ये तो अच्छी बात है, मैं सीधा गोली चला सकता हूँ और मर्डर कर सकता हूँ, फिर तो इजी हो जाएगा। तो इसकी तलाश में वो डीलर के पास जाता है। उसके डीलर का पता चलता है। डीलर जो प्राइस बोलता है, उसका उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी प्राइस बोलेगा। जोसेफ के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि घर जो है वो
क्रिस्टियानो के पेंशन से चल रहा था। मरीना जॉब कर रही थी, इसीलिए वो ज़्यादा टाइम जोसेफ को नहीं दे पा रही थी। इसीलिए मरीना को ज़्यादा तक आइडिया था ही नहीं कि इस तरह की वारदात हो रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही है। करीबन थोड़े दिनों उस लड़के के थोड़े दिनों के बाद, मौत के बाद, उसे एक न्यूज़ मिलती है कि एक बूढ़ी औरत के घर बहुत सारे पैसे हैं, जो कि पास ही में टाउन है, वहाँ पे रहती है। उसकी ग्रीड बढ़ जाती है, उसकी लालच बढ़ जाती है कि चलो मैं उससे मार के पैसे ले लेता हूँ। वो बूढ़ी औरत के घर जाता है। पहले 2-3 दिन वो सिर्फ नज़र रखता है, उसके बाद वो वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जाके वो उनसे कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बूढ़ी औरत कहती है कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो जोसेफ अलग अलग बहाने बनाता है कि मेरे पिताजी ऐसे थे, ये थे, वो थे। वो बूढ़ी औरत थी, उसे थोड़ा ट्रस्ट हो जाता है, इसलिए वो उसे अंदर आने देती है। वो एक तरीके से उसे बहकावे में लाता है, जो कि साइको था और उसकी ग्रीड थी, तो वो कुछ भी करेगा। बूढ़ी औरत जो है वो उसके लिए कुछ खाने के लिए किचन में जाती है। उसी दौरान जोसेफ जो है वो हमला करता है, और हमले के दौरान वो जैसे ही हमला करता है वो चूक जाता है, क्योंकि जो औरत थी बूढ़ी, वो थोड़ी हट जाती है, मतलब मिसगाइड होता है उसको, और वो उसे धक्का दे देती है, और दोनों में थोड़ी हाथापाई हो जाती है। वो भले ही बूढ़ी थी लेकिन स्ट्रांग थी। इस हाथापाई में जोसेफ को भी चोट लगती है, और उसे और गुस्सा आता है, और जोसेफ जो है वो उसका गला काट देता है। वहीं किचन में जो चाकू था, हद तो तब हो जाती है जब वो उस गले को पूरी तरह से बॉडी से अलग कर देता है, और एक बास्केटबॉल की तरह उसे उछाल के फेंक देता है पूरा लिविंग रूम में, बॉडी से पूरा अलग। सर, ये एक बहुत ही इमेजिनेशन भी हम नहीं कर सकते कि ऐसी चीज़ें एक सीरियल किलर ही कर सकता है। उसके बाद वो ऊपर की ओर जाता है, और वहाँ से वो जो भी कैश रहता है, ज्वेलरी रहती है, वो निकाल लेता है। वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद वो डीलर के पास जाता है, जहाँ पे उसने ब्लैक में जो गन मिल रही थी, वो भी साउंड प्रूफ, वो उसे खरीद लेता है। मरीना को इधर कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी चीज़ें थी। मरीना को आइडिया ही नहीं था। इसके बाद जोसेफ जो है वो अपना पहला मर्डर गन से करने वाला होता है। वो अपना पहला मर्डर करने जाता है, वो भी एक मॉल में। छोटा सा मॉल था, वहाँ पे वो बाथरूम में जाता है, और वहाँ पे एक आदमी जो है वो वॉशरूम के अंदर रहता है, जहाँ पे लेटरिन वगैरह दरवाजे के पीछे। वो उसके बाजू वाले वॉशरूम में, केबिन में जाता है, और जो जो पाथ रहता है, उस स्टेप पे वो चढ़ता है, और ऊपर से गोली मारता है, जो सिर के पूरे
आर पार निकल जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये उसका चौथा मर्डर था। किसी को पता चले उससे पहले वो वहां से निकल चुका था। अब ये चीजें सीरियस होने लगी। पुलिस को कुछ भी मिल नहीं रहा था, ना ही कोई सबूत, ना ही कोई चीज। उल्टा वो अपने आप को पावरफुल फील कर रहा था कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, ना ही कोई मुझे टच कर सकता। वो अपने आप को एक मजबूत, एक ऐसा इंसान जो किसी से नहीं डरता, वो अपने आप से भी नहीं डरता, उसे किसी का डर नहीं है, एक ऐसा इंसान वो बन चुका था। जोसेफ की बीमारी जो है वो सिर से ऊपर चली गई थी। उसके ख्यालात अब बिल्कुल बिगड़ते चले गए। इसके बाद मरीना को उस घर में कुछ खटकने लगा। मतलब उसे घर पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन उसे एक दूसरी सिटी में अच्छा घर मिल रहा था जो कि सस्ता था और अच्छा था। तो वो वहाँ पे वो घर परचेस कर लेती है जो दूसरी सिटी में था, और यहाँ से वो शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक दिन इन शिफ्टिंग में जो सामान बिखरा हुआ रहता है उसमें मरीना को बुलेट्स मिलती है जो कि जोसेफ ने परचेस की रहती है। और बुलेट्स में पता चलता है कि जोसेफ ने गन भी ली है। जोसेफ तो पूरा पागल था। वो उसकी माँ को सब सच बता देता है कि मैंने इस तरह मर्डर किए ये सब। उसकी माँ जो है वो समझ जाती है कि मेरा बेटा पागल है और वो नॉर्मल नहीं है। वो पुलिस को बताना चाहती है। वो नहीं चाहती कि आगे और कुछ हो, लेकिन वो उस टाइम कुछ नहीं बोलती है और चुप रहती है। उसे लगता है कि अगर मैंने कुछ किया तो वो मुझे भी मार देगा, क्योंकि उसकी माँ को भी उस पर भरोसा अब नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक साइको किलर हो चुका था। ये बात उसकी माँ को समझ ही आ गई थी। उसी वक्त समझ आ गई थी जब जोसेफ ने सब क्लियर किया। लेकिन जोसेफ गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे कुछ मत करना, पुलिस के हवाले मत करना प्लीज। उसके बाद 2 दिन बाद जोसेफ को कहीं ना कहीं डाउट होने लगा कि ये बात तय है कि उसकी माँ उसे पुलिस के हवाले कर देगी, क्योंकि 2 दिन से उसकी माँ उसके साथ बात नहीं कर रही। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि उसने ये सब किया है इसके लिए उसकी माँ उसके साथ बात नहीं कर रही थी। वो ऐसा सोच रहा था कि उसकी माँ कहीं ना कहीं छिप छिप के पुलिस को बुलाएगी और मुझे पकड़वा देगी, क्योंकि वो एक साइको था, वो ऐसे ही सोच रखेगा। तो वो क्या करता है, एक रात को खाने में पॉइजन दे देता है। एक अजीब बात है कि इंसान कितने हद तक पागल हो सकता है कि वो अपनी माँ को ही मौत के घाट उतार देता है। और उस रात मरीना की मौत हो जाती है। मरीना को कानो कान खबर नहीं थी कि उसका बेटा उसे जहर दे देगा। वो खुद एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और एम्बुलेंस आती है। डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया, पॉइजन से हुआ है। अब पुलिस जो है वो इस चीज़ में ज़्यादा फोकस नहीं करती, ज़्यादा डाउट नहीं करती जोसेफ पे, क्योंकि ये एक शहीद फैमिली है, यानी कि एक सोल्जर की फैमिली है। तो एक तरह से पुलिस जो है वो नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन करती है, और जोसेफ पर तो डाउट कैसे ही करे, क्योंकि वो तो लड़का था, वो क्यों करेगा। और ऐसा कोई प्रॉपर्टी केस या ऐसा कुछ था नहीं कि उसके लिए जोसेफ ये सब करे, क्योंकि वो एक 21-22 एज का था। तो उस चीज के बाद पुलिस तो चली जाती है।
और इसमें भी उसे क्लीन चिट मिलती है। यानी कि जोसेफ को ऐसा लगता है कि उसे अब कुछ भी नहीं हो सकता, कोई अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे क्लीन चिट मिल गई है। पुलिस आके चली गई, फिर भी उसे पकड़ नहीं पाई। ना उसकी हिम्मत अब आसमान छू जाती है। एक रात को वो एक रिश्तेदार है, उन्हीं के रिश्तेदार, जिसको वो पहचानता है, थोड़े दूर के, उसी सिटी में रहते हैं, वो वहाँ पे जाता है। हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बेटे हैं, छोटे छोटे। 2 छोटे हैं जो जुड़वा थे और एक बड़ा है। बड़ा यानी फिर भी 10 साल का, 10-9 साल का। अब वो ऐसी सोच पे था कि जो पीढ़ी है वो आगे बढ़नी नहीं चाहिए। इसलिए वो उस दिन डिनर के लिए उसे बुलाया जाता है और वो डिनर पे जाता है उस फैमिली के वहाँ, और वो वहाँ पे गन लेके जाता है। सबसे पहले जो 3 लड़के ऊपर थे, जो ऊपर के माले पे खेल रहे थे, उन्हें आइडिया भी नहीं था कि नीचे क्या हुआ, क्योंकि उसके पास साउंड प्रूफ गन थी कि बाजू वाले कमरे से भी आवाज़ आए तो भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे बंदूक चली है। वो हस्बैंड और वाइफ को दोनों को गोली मार देता है, हेडशॉट। वो दोनों को मार देता है और फिर ऊपर जाके तीनों बेटों को भी मार देता है। सारा ब्लड जो है वो घर पे सरक रहा है। हद तब होती है जब वो उसी की वो जो रिश्तेदार थी, वो उसका रेप करता है। ये एक टोटली साइको हो चुका है। वो वहां से चला जाता है, लेकिन पुलिस को ये तय करने में, ये पकड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि यहाँ आखिर में कौन आया था, क्योंकि उनके ही पड़ोसी ने, मतलब उनके ही जो नेबर्स थे, उन्होंने बताया जोसेफ जो उनका रिश्तेदार है वो आखिर में आया था। उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आया था, उसी की गाड़ी यहाँ पे थी। तो वो सीधा जोसेफ के वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। उसी बीच जोसेफ जो है वो एक और आदमी को मार चुका है उसी रास्ते पे। बिल्कुल अनजान इंसान को भी उसने मार दिया, जो कि चल के जा रहा था, जिसका कोई फॉल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं। उसे भी उसने मार दिया। यानी कि जोसेफ ने तकरीबन 11 मर्डर अब तक किए। ये एक बेहद खतरनाक किलर बन चुका था। वो पागल था, इसलिए वो सीधा घर जाता है। ऐसा नहीं कि मैं पकड़ा जाऊंगा, ये सब उसे कुछ भी खबर नहीं थी। यहाँ पे जोसेफ ने एक गन नहीं बल्कि 2 गन परचेस की थी, ताकि एक अगर बिगड़ जाती है तो वो दूसरी गन का यूज करेगा। ऐसा उसका इंटेंशन था। वो जैसे ही घर पहुंचता है, पुलिस उसको घेर लेती है और पकड़ लेती है। आखिर में जोसेफ पकड़ा जाता है, उसकी गन उससे ले ली जाती है और उसे पुलिस स्टेशन की ओर लेके आते हैं। अभी होता ये है कि 51-52 ईयर वाला जो फेज था, उसमें पुलिस वैन जो रहती थी वो बड़ी छोटी वाली रहती थी। ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, कुछ ज़्यादा कुछ, मतलब एक
तरह से टेक्नोलॉजी भी कम ही थी। उसके साथ 2 पुलिसमैन थे। तो वो इतना शातिर और इतना पागल हो चुका था कि वो वहाँ से भी एस्केप हो जाता है। वो वहाँ से भी छूट जाता है, किसी न किसी तरीके से भाग जाता है। उस वैन से भी, पुलिस वैन से भी वो भागने में कामयाब रहता है और वो घर पे आ जाता है। और घर पे जो दूसरी बंदूक थी, वो उस निकालता है। उसके पीछे जो 3 पुलिस वाले आते हैं, उन तीनों को वो गोली मार देता है और कहता है कि मैं अपनी कामयाबी में, मैं अपनी गोल्स में कामयाब रहा। जिन जिन लोग ने मुझे पकड़ा था, मैंने उन्हें भी मार दिया। ऐसी सोच उसने बोली उस टाइम पे। सब लोग बाहर आ गए। एक बड़ी पुलिस टीम आती है और उसे पकड़ के ले जाती है। एक पागल जिसने 14 मर्डर किए, जिसमें से 3 पुलिसमैन थे। और ये एक बिल्कुल शर्म शर्मिंदा करने वाली बात है कि एक साइको ऐसी चीज करता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में उसे जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट जो है वो उसे सजाए मौत देती है। ऑब्वियसली बात है, उसे फांसी की सजा होती है। लेकिन कहते हैं ना कि मौत जिसके हाथ लिखी हो उसी के हाथ होती है। जोसेफ जो था, उसकी मौत पुलिस के हाथों भी नहीं थी, कानूनी हाथ पे भी उसकी मौत नहीं थी। फांसी के ठीक 2 दिन पहले जोसेफ की किसी अनकंडीशन, यानी कि न जाने किस चीज से उसकी मौत हो जाती है। ये बात किसी को पता नहीं चलती कि उसकी मौत कैसे हो जाती है। डॉक्टर्स का ये मानना था कि उसका हार्ट फेल हो चुका था, इसके लिए उसकी मौत हो गई, क्योंकि 2 दिन बाद उसकी ऑलरेडी फांसी थी। और वो एक साइको था, तो शायद उसी की वजह से ये सब चीज हुई। दोस्तों, जोसेफ के मर जाने के बाद ये केस क्लोज होता है। लेकिन देश में इस बारे में सारी जगह पे ये बात फैल गई कि इस तरह की घटना हुई, किस तरह उसने 14 मर्डर्स को अंजाम दिया। पुलिस रिकॉर्ड में ये चीज़ लिखी गई और कानूनी तौर पे कई चीज़ों में बदलाव किए गए। उसके बाद जो ब्लैक मार्केटिंग थी वो भी कम होती गई, जो कि 1951-52 का केस है। उस टाइम की बात है, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें अब नॉर्मल थी, ब्लैक मार्केटिंग और ये सब। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह एक डिप्रेशन, एक बीमारी कितने मासूमों की जान ले सकता है। तो अगर आपके आस-पास भी अगर कोई इस तरह की चीज़ों से पीड़ित है या गुज़र रहा है, या वो इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहा है और वो नहीं आता है, तो प्लीज़ उसे सराहना दीजिए, उसे हैंडल कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें किसी और को खतरे में डाल सकती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह जुड़े रहिए। थैंक यू।